हेलो डियर स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों के लेकर आया हूं एसएससी जेईई 2024 सीबीटी 2 के सोम के आए हुए सभी क्वेश्चन का प्रॉपर एनालिसिस, जिसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। ओके, तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना और ध्यान से देखना कि किस किस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेज करना है। जैसे कि मैं डिस्कशन शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपको सोम का क्वेश्चन मिला है। ओके, तो यहां पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हम जितने भी क्वेश्चन सोम से आए हैं इस साल के पेपर में। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पान एल है। ओके, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पान एल है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल विद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 100 mm width and 200 mm depth is subjected to a point load at its mid span। बोला गया है कि इसके मिड पर एक पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है, इसके मिड पर एक पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड एक्टिंग, मतलब कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड। इस पॉइंट लोड का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। अच्छा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट ने मैक्सिमम शेयर फोर्स निकाल कर आए होंगे एग्जाम में, क्योंकि जब इसका पेपर हुआ था, जिस दिन इसका पेपर हुआ था सीबीटी 2 का, उसी दिन पेपर के बाद जो स्टूडेंट से डिस्कशन करने के बाद यूट्यूब पर पेपर का सॉल्यूशन कराया गया था, उसमें मुझको याद है बहुत सारे स्टूडेंट ने ये बताया था कि सर मैक्सिमम शेयर फोर्स पूछा था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है कि शेयर फोर्स नहीं पूछा गया है, उसने मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड पूछा है। पॉइंट लोड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, शेयर फोर्स नहीं पूछा है। मतलब मुझको बताया गया था कि शेयर फोर्स पूछा है, उस दिन यूट्यूब पर जो सॉल्यूशन कराया गया है उसमें मैंने भी शेयर फोर्स निकाला इस क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में शेयर फोर्स नहीं पूछा गया है, पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ द point load acting if maximum shear stress at the section below the point A is 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। मतलब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस दे रखा है रेक्टेंगुलर सेक्शन में। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन उससे पहले मुझको ये बताओ, ये रिएक्शन जो आएगा ये तो P/2 आएगा, सभी को पता है। ये रिएक्शन जो आएगा ये भी P/2 आएगा। अगर इसका हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाए, एक रेक्टेंगुलर शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा और इसमें मैक्सिमम शेयर फोर्स का जो वैल्यू आएगा, जो मैक्सिमम शेयर फोर्स का वैल्यू आएगा वो P/2 होगा। शेयर फोर्स P नहीं होगा, इसमें शेयर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, P/2, क्योंकि शेयर फोर्स अगर किसी पॉइंट पर निकालते हैं तो डिफाइन एज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस आइदर फ्रॉम एनी साइड। अब किसी भी साइड से अगर आप शेयर फोर्स निकालना शुरू करोगे उस पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो वैल्यू क्या आएगी, P/2, क्योंकि सिमेट्री है। तो शेयर फोर्स की वैल्यू P/2 है, लेकिन उसने शेयर फोर्स नहीं पूछा है, उसने P पूछा है। हम जानते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला टाउ मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सभी को पता होगा, 3/2 ऑफ टाउ एवरेज होता है। टाउ मैक्स इज इक्वल टू 3/2 ऑफ टाउ एवरेज होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। टाउ एवरेज को क्या लिखते हैं हम, शेयर फोर्स अपॉन एरिया। शेयर फोर्स अपॉन एरिया। अगर यहां से मैं शेयर फोर्स निकालना चाहूं, अगर मैं यहां से शेयर फोर्स निकालना चाहूं तो शेयर फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 इंटू टाउ मैक्स, 2 इंटू टाउ मैक्स, एरिया इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और डिवाइड में क्या चला जाएगा, 3। यहां से निकलेगा क्या, यहां से निकलेगा वो शेयर फोर्स, यहां से निकलेगा वो शेयर फोर्स, वो मैक्सिमम शेयर फोर्स, जिस मैक्सिमम शेयर फोर्स के करस्पॉन्डिंग ये शेयर स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा उस बीम में। ओके, अगर यहां पर मैं वैल्यू पुट करूं तो 2/3 शेयर स्ट्रेस का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.5 और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 100 इंटू 200। क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 100 इंटू 200। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 से इसको कैंसिल कर देंगे। ओके, तो यहां पर बचेगा क्या, मैक्सिमम शेयर फोर्स। मैक्सिमम शेयर फोर्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रहा है 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन, क्योंकि सब कुछ न्यूटन में था। तो शेयर फोर्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन है। और ऑप्शन में शेयर फोर्स की अगर वैल्यू निकालें तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सुनना है, शेयर फोर्स पूछा ही नहीं गया है क्वेश्चन में, शेयर फोर्स पूछा ही नहीं गया है, लेकिन ऑप्शन जो करेक्ट यहां पर दे रखा है वो कौन सा ऑप्शन है, 2 इंटू 10 टू दी पावर 4, मतलब ऑप्शन ए। अगर मैक्सिमम शेयर फोर्स पूछा होता, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट लोड एक्टिंग। अगर पॉइंट लोड निकालना है P, तो P की वैल्यू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम शेयर फोर्स। मुझको तो P निकालना है, P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ शेयर फोर्स। P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ शेयर फोर्स, और शेयर फोर्स की वैल्यू क्या है, तो ये आंसर आ जाएगा 2 इंटू
2 इंटू 10 टू दी पावर 4, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन आएगा। एक भी ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा गया है, तो ध्यान रहे ऑब्जेक्शन राइज करना होगा आपको इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो सही आंसर होना चाहिए था वो एक भी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट, जो पेपर वाले दिन डिस्कशन हुआ था आप लोगों के साथ मेरा, मैक्सिमम स्टूडेंट शेयर फोर्स निकालकर ऑप्शन ए टिक कर आ गए हैं, क्योंकि सही आंसर जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो तो कोई सा भी ऑप्शन यहां पर नहीं है। तो आपको ध्यान रखना होगा, पहला ये क्वेश्चन है सॉम का जिसमें ऑब्जेक्शन रेज करना होगा। लेकिन आप सोच रहे होगे कि सर इसमें ऑब्जेक्शन रेज ना किया जाए क्योंकि हम ऑप्शन ए टिक कर आए हैं और हमने मैक्सिमम शेयर फोर्स निकाला है। अगर मैक्सिमम शेयर फोर्स पूछा होता तो आप लोग सही थे, लेकिन पूछा गया है पॉइंट लोड। ओके, तो वो दुगना हो जाएगा जो मैक्सिमम शेयर फोर्स आ रहा है, लेकिन वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, समझ आ गया यहाँ पर क्या हुआ है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो सेकंड क्वेश्चन आया है। सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मिक्स है, आप कह सकते हो कि ये क्वेश्चन इस तरीके का कॉन्सेप्ट का डिस्कशन आरसीसी में भी होता है और सॉम में भी होता है, लेकिन ये दूसरा वो क्वेश्चन है जिसमें आपको ध्यान रखना होगा। ए रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट कैंटिलीवर बीम, एक कैंटिलीवर बीम है, ध्यान से सुनना बात को, एक कैंटिलीवर बीम है, ऐसा क्वेश्चन सीबीटी फर्स्ट में भी आया था। एक कैंटिलीवर बीम है जिस पर किस तरीके का लोड अप्लाई करा गया है। ए रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बीम इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विद एन इंटेंसिटी W किलोन्यूटन पर मीटर डायरेक्टेड अपवर्ड। अब ये बात समझने वाली है, डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, मतलब जो लोड अप्लाई हो रहा है ना वो यूडीएल है लेकिन वो अपवर्ड है। यूडीएल तो है लेकिन वो अपवर्ड है। अगर इस पर एक अपवर्ड यूडीएल अप्लाई किया जाए, तो अपवर्ड लोड अप्लाई करने से ये बीम कैसे बेंड होगा भाई। अगर इस पर अपवर्ड लोड अप्लाई किया जाए तो अपवर्ड लोड अप्लाई करोगे तो बीम कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगा। अगर अपवर्ड लोड अप्लाई करोगे तो कुछ इस तरीके से बेंड होगा बीम। बोलो भाई, अगर अपवर्ड लोड अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से ये बीम बेंड हो जाता है। अब इस केस में आप क्या नोटिस करोगे कि जो न्यूट्रल एक्सिस के अबव वाला पोर्शन है उसमें तो कंप्रेशन आएगा और न्यूट्रल एक्सिस के बिलो वाला जो पोर्शन है उसमें टेंशन आएगा। और पूछ रहा है कि रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट कहां पर होगी, और रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट उधर होगी किस जोन में, जिधर टेंशन होगा। तो टेंशन कौन से जोन में होगा? अगर अपवर्ड लोड अप्लाई कर रहे हो तो ऊपर कंप्रेशन आएगा, नीचे टेंशन आएगा, तो रेनफोर्समेंट नीचे चाहिए होगा। अगर ये लोड अपवर्ड ना होकर के डाउनवर्ड हो जाता, अगर ये लो यूडीएल अपवर्ड ना होकर के क्वेश्चन में लिखा होता कि डाउनवर्ड यूडीएल है, तो ये इस तरीके से बेंड होता, तब आंसर अपोजिट हो जाता। तब आप बोलते कि टॉप वाले पोर्शन में टेंशन आएगा और बॉटम वाले पोर्शन में कंप्रेशन आएगा, तब आप बोलते कि रेनफोर्समेंट कहां चाहिए। फिर हमको बोलना होता कि रेनफोर्समेंट न्यूट्रल एक्सिस से अबव चाहिए, लेकिन अपवर्ड लोड अप्लाई करा गया है तो इस केस में जो रेनफोर्समेंट चाहिए वो न्यूट्रल एक्सिस के बिलो चाहिए होगा। ओके, क्योंकि अगर अपवर्ड लोड अप्लाई करोगे इस बीम पर तो सैगिंग होगा, अगर सैगिंग होगा तो टॉप पर कंप्रेशन और बॉटम पर टेंशन होगा। अगर डाउनवर्ड लोड अप्लाई करते हैं तो होगिंग होता तो टॉप पर टेंशन और बॉटम पर कंप्रेशन होगा। तो ध्यान रखना, अपवर्ड लोड अप्लाई किया गया है, कहां पर टेंशन होगा, बॉटम पर, तो रेनफोर्समेंट भी कहां पर चाहिए होगा, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। कहां पर रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट होगी, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। ओके, ध्यान रखना, जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है अबव द न्यूट्रल एक्सिस। अबव द न्यूट्रल एक्सिस तब होता है जब डाउनवर्ड लोड अप्लाई हो। अपवर्ड लोड अप्लाई करने पर आपको बोलना होगा कि टेंशन कहां होगा, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, और वहीं पर रेनफोर्समेंट की जरूरत होगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सभी ने सही सॉल्व किया होगा, फिर भी मैं एक बार सॉल्व कर देता हूं। कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस हमसे पूछा गया है कि बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी। ओके, इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E का वैल्यू गिवन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इज इक्वल टू गिवन है 180 गीगापास्कल, 180 गीगापास्कल। कंसीडर दैट द पॉइजन्स रेशियो दे रखा है, मतलब म्यू का वैल्यू दे रखा है 0.25 सिंपल फॉर्मूला है, सभी को याद होगा, ये फॉर्मूले सबको याद होते हैं। E इज इक्वल टू 3K, E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू, E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू। तो K की वैल्यू क्या हो जाती है भाई, E डिवाइडेड बाई, K की वैल्यू पूछी है, E डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 - 2 म्यू। तो K की वैल्यू सॉल्व करनी है, E का वैल्यू कितना दे रखा है 180 डिवाइडेड बाई 3 × 1 - 2, और म्यू की वैल्यू कितनी है 0.25। इसकी अगर कैलकुलेशन हम करेंगे तो K इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3 ×
3 इंटू ये 2 इंटू 0.25 ये 0.5 हो जाएगा, 1 माइनस 0.5 ये कितना बचेगा 0.5। तो ये आ गया 180 डिवाइडेड बाई 1.5। इसको सॉल्व करने पर कितना आता है 120। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 120 और यूनिट तो सेम होगा क्योंकि ई का, जी का, के का यूनिट सेम होता है। तो इसका आंसर ए होगा। ओके, ध्यान रखना सभी। और ये आई होप कि सभी ने सही सॉल्व किया होगा। तो जो पहला क्वेश्चन था उसमें तो जो आंसर आना था वो ऑप्शन में ही नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में ध्यान रखना गलती होने के चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन में। इसका आंसर क्या होगा 120। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 ये कैंटिलीवर बीम, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट से पूछा गया इस साल क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, बस ये ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट पूछा गया था, कभी आप करेक्ट ऑप्शन वहां पर टिक करके आगे हो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बाय रेफरिंग द कैंटिलीवर बीम एज शोन इन फिगर। ओके, अगर कैंटिलीवर बीम पर आप डाउनवर्ड लोड अप्लाई करते हो, एक जनरल सी बात करता हूं, सॉल्व तो बाद में करेंगे। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, एक सिंपल लॉजिक होता है। अगर कैंटिलीवर बीम पर डाउनवर्ड लोड आएगा तो फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ जाने पर, फ्री एंड से अगर एक से ज्यादा पॉइंट लोड है या यूडीएल हो या यूबीएल हो, किसी भी केस में फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ जाने पर मूवमेंट हमेशा बढ़ता है। आपको पता होगा कैंटिलीवर बीम में मैक्सिमम मूवमेंट फिक्स एंड पर आता है। तो अगर कई सारे लोड अप्लाई करोगे या यूडीएल यूबीएल अप्लाई करोगे तो फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ जाने पर शेयर फोर्स भी बढ़ता है। कैंटिलीवर बीम में मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट हमेशा फिक्स सपोर्ट पर आता है, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते थे डायरेक्टली सोच सकते थे इस बात को। तो फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ जाने पर शेयर फोर्स भी बढ़ता है और फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ जाने पर कैंटिलीवर बीम में बेंडिंग मूवमेंट भी बढ़ता है। ये लॉजिक तो आपके पास रहा होगा एग्जाम टाइम में, हो सकता है आपने किसी और तरीके से सॉल्व करा हो। अगर फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ जाते हैं तो शेयर फोर्स भी बढ़ता है और मूवमेंट भी बढ़ता है। ओके, या कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है, लॉजिक भी तो होते हैं, कॉन्सेप्ट भी तो होता है। बोलो भाई। ओके, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी। जो पॉइंट सी है उसका जो बेंडिंग मूवमेंट है वो ग्रेटर होगा किससे, ग्रेटर देन दैट एट पॉइंट डी। डी पॉइंट से सी पर, डी पॉइंट से सी पर जो मूवमेंट आएगा वो ज्यादा आएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्री एंड पर मूवमेंट जीरो होगा और फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ जाओगे तो मूवमेंट तो ज्यादा आएगा ही, शेयर फोर्स भी ज्यादा आएगा। तो बिल्कुल सही बात है। सी फ्री एंड क्या है डी, तो डी पर मूवमेंट जीरो होगा और डी से जैसे जैसे इधर जाना शुरू करोगे मूवमेंट बढ़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है कि डी से ज्यादा मूवमेंट सी पर होगा। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन ये मैं टिक नहीं कर सकता क्योंकि मुझको इनकरेक्ट की तलाश है। ये तो करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, डी पॉइंट ये है, इज लेसर देन दैट एट पॉइंट बी। जो बी पॉइंट है, जो बी पॉइंट है उससे डी पॉइंट का शेयर फोर्स कम होगा। बिल्कुल, डी पॉइंट कहां है, फ्री एंड पर। फ्री एंड से अगर फिक्स एंड की तरफ जा रहे हो तो शेयर फोर्स बढ़ेगा। भाई इसका एसएफडी अगर आप बनाते तो कैसे बनाते, ये क्लॉकवाइज प्लस में वैल्यू कितना आता 80 कांस्टेंट रहता, उसके बाद फिर क्लॉकवाइज प्लस में वैल्यू इंक्रीज हो जाता, कांस्टेंट रहता, फिर से क्लॉकवाइज प्लस में वैल्यू इंक्रीज हो जाता, कांस्टेंट रहता। इस तरीके से बनता है ना इसका शेयर फोर्स डायग्राम। तो क्या बोल रहा है ऑप्शन, शेयर फोर्स एंड पॉइंट डी, डी पर जो पॉइंट है शेयर फोर्स है वो कम है और देन एट पॉइंट बी, बी पर जो है वो ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन भी सही था, लेकिन मैं इसको टिक नहीं कर सकता क्योंकि मुझको तो इनकरेक्ट की तलाश है। आगे बढ़ते हैं। शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, जो सी पॉइंट है, जो सी पॉइंट है उसका शेयर फोर्स इज ग्रेटर देन दैट एट पॉइंट बी। सी पॉइंट का शेयर फोर्स बी पॉइंट से ज्यादा होगा। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ जाने पर पॉइंट लोड बढ़ रहे हैं तो शेयर फोर्स बढ़ेगा। ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। शेयर फोर्स एट सी, शेयर फोर्स एट सी इज ग्रेटर देन दैट पॉइंट बी, नहीं, बी पॉइंट पर ज्यादा होगा, बी पॉइंट पर शेयर फोर्स ज्यादा होगा और सी पर कम होगा। तो ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन सभी ने सही सॉल्व करा होगा। एक बार डी को चेक कर लेते हैं। बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी इज लेसर देन दैट पॉइंट बी, जो सी का बेंडिंग मूवमेंट है वो कम होगा किससे, बी से। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ जाने पर तो मूवमेंट बढ़ेगा ना कैंटिलीवर बीम में, तो मूवमेंट कहां पर कम आएगा, सी पर कम आएगा और बी पर ज्यादा आएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू प्योर टॉर्जन। Identify the correct statement related to circular shaft subjected to pure torsion. करेक्ट की तलाश है। पॉइंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, द आउटर सरफेस एट द आउटर सरफेस ऑफ, अच्छा सही आंसर क्या है आप जो टिक करके आए होगे उसी की बात करते हैं। ये तीन आंसर तो गलत हैं क्योंकि डिस्कस अगर करना चाहें तो क्या होगा, देखो, एट द आउटर सरफेस ऑफ द शाफ्ट द शेयर स्ट्रेस इज जीरो। शाफ्ट में आउटर सरफेस पर शेयर स्ट्रेस जीरो होगा ऐसा बोला जा रहा है, ये तो गलत बात है। क्यों, क्योंकि अगर सर्कुलर सेक्शन है तो उसमें जो शेयर स्ट्रेस वेरी करता है वो तो रेडियस के साथ साथ वेरी करता है ना, रेडियस के साथ साथ वेरी करता है, और आउटर सरफेस पर तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आता है ना 16t/πd³। तो ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। बोलो भाई,
ये क्या बोल रहा है, if a movement is applied in a vertical plane, movement is applied in a vertical plane containing the longitudinal axis of beam, it will be subjected to torque causing torsion in the member। अगर आप मूवमेंट अप्लाई करोगे वर्टिकल प्लेन पर तो उसकी वजह से ट्विस्टिंग नहीं होगी, उसकी वजह से क्रॉस सेक्शन एरिया रोटेट करेगा अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस, उसकी वजह से सेक्शन में बेंडिंग होगी, ट्विस्टिंग नहीं होगी। नेक्स्ट, the twist along the shaft is not uniform, twist along the shaft is not uniform, along the shaft जो twist होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, जबकि along the shaft हम क्या मानकर चलते हैं, अगर आपने फ्री एंड पर टॉर्क अप्लाई कर दिया है तो किसी भी सेक्शन पर जाकर देखोगे टॉर्क की वैल्यू क्या रहती है, सेम। अगर फ्री एंड पर टॉर्क अप्लाई किया जाए तो along the सेक्शन कहीं भी जाकर देखें टॉर्क की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन डी की बात करते हैं, टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए ट्विस्ट ऑफ 1 रेडियन पर यूनिट लेंथ प्रोड्यूस टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए ट्विस्ट ऑफ 1 रेडियन, थीटा को भी 1 रखना है और लेंथ को भी 1 रखना है। इसको सॉल्व करते हैं। आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल टू TL डिवाइडेड बाई G इंटू IP, या IP को आपने J पढ़ा होगा, IP पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसको J पढ़ा होगा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। उससे पहले आप एक चीज जानते होंगे कि G इंटू IP, या जिसको आपने पढ़ा होगा G इंटू J, ये टॉर्जनल रिजिडिटी होता है। ये क्या होता है, टॉर्जनल रिजिडिटी बोला जाता है। G इंटू IP या G इंटू J को टॉर्जनल रिजिडिटी बोला जाता है। ये रिलेशन हम जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू TL डिवाइडेड बाई G इंटू IP। वो बोल रहा है कि थीटा को 1 रख दो और पर यूनिट लेंथ देख रहे हो तो लेंथ को भी 1 रख दो। अब टॉर्क जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो यहां से अगर टॉर्क की वैल्यू निकालें तो टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, G इंटू IP। तो बिल्कुल सही बात है कि उस केस में जो टॉर्क आएगा उसको आप टॉर्जनल रिजिडिटी बोल सकते हो। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है थीटा 1 है और लेंथ भी 1 है, तो तब ये टॉर्क जो होगा, जिसको हम 1 यूनिट के अकॉर्डिंग जनरली हम इसको स्टिफनेस लिखते हैं, तुम आप इसको टॉर्क लिखो या इसको स्टिफनेस समझो। अगर लेंथ यूनिट हो जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर लेंथ यूनिट हो जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, G इंटू IP के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि बातें क्या हो रही हैं, पर यूनिट लेंथ हो रही हैं। तो देखो यही लिखा हुआ है, टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए ट्विस्ट ऑफ 1 रेडियन पर यूनिट लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज टर्म्ड एज टॉर्जनल रिजिडिटी। बात समझे कि नहीं समझे? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि प्रिज्मेटिक बार विद क्रॉस सेक्शन एरिया 30 mm इंटू 30 mm एंड लेंथ 1 मीटर is subjected to an axial tensile force of magnitude, okay, P की वैल्यू दे रखी है, P का वैल्यू दे रखा है 90 किलो न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 30 इंटू 30। पूछा क्या है इसमें, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, आप सभी जानते हो फ्रॉम द हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और भी तरीका हो सकता था इस सॉल्व को सॉल्व करने का, लेकिन ये भी एक तरीका हो सकता है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा है, स्ट्रेन गिवन है और सिग्मा कहां से निकल जाएगा, फोर्स गिवन है, एरिया गिवन है, तो सिग्मा मुझको पता है, स्ट्रेन पता है, तो यहां से यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा भाई, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा गया है क्वेश्चन में, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ई को क्या लिख देते हैं हम सभी को पता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसका रेशियो ही यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। अब स्ट्रेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो स्ट्रेस की जगह मैं लिखना चाहूंगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया किसकी वैल्यू रख दी है यहाँ पर, स्ट्रेस की, और साथ में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, स्ट्रेन से। अब सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू पुट कर देते, सिंपल सा एग्जांपल था, एक बार सॉल्व कर लेते हैं, आंसर मैच करा लेते हैं, कौन सा आंसर ऑप्शन आ रहा है। P की वैल्यू होगी, P की वैल्यू है 90 इंटू 10 टू द पावर 3, 90 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन में रख दिया है, क्योंकि ऑप्शन न्यूटन में है और वो किलो न्यूटन में गिवन था। डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया कितना हो जाएगा 30 इंटू 30 मल्टीप्लाई स्ट्रेन की वैल्यू है 0.0005। बस कैलकुलेशन करना था, बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं है और कैलकुलेटर भी अलाउ है, आप दोनों तरीके से जा सकते थे। मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो ये दोनों मिलकर इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर क्या, ये 30 इंटू 10 नहीं, 30 इंटू 30 है, ओके 30 इंटू 30 है ये, ठीक है। तो ये 3 इंटू 3 इसको कैंसिल कर देगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे, 9 हो जाएगा ना, 90 हो जाएगा 10, 10 इंटू 10 बचेगा, 10 इंटू 10 बचेगा, और डिवाइड में क्या बचेगा 0.0005। क्या हो जाएगा भी, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 100 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 4, 100 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं 5, 100 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5। क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर, इसको इससे सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 20, ये आ जाएगा। तो 20 इंटू
10 टू द पावर 4 न्यूटन है ऐसा ऑप्शन हमारे पास। 20 इंटू 10 टू द पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 200 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है भी ये पॉइंट। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इसका बी, आंसर इसका हो गया बी। ओके, तो इस क्वेश्चन का आपने आई होप कि सभी ने ऑप्शन बी टिक किया होगा। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं जो सॉम का क्वेश्चन नंबर 7 है। बोल रहा है कि ए सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 20 mm डायामीटर इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क transmit torque from one shaft to another shaft. Find the shape torque which the shaft can transmit if the shear stress is not to exceed 30 megapascal. एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन जो सभी को क्लास में बार बार याद कराया जाता है, टाउ मैक्स इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी क्यूब। सभी को याद होगा ये रिलेशन, टाउ मैक्स इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी क्यूब। तो यहां से हमसे टॉर्क पूछा गया है, तो पहले इसको टॉर्क के टर्म्स में लिखना चाहूंगा मैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ मैक्स इंटू पाई मल्टीप्लाई बाई डी क्यूब और डिवाइड में क्या चला जाएगा 16। अब मैं वैल्यू पुट करना चाहूंगा। टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी है, टाउ मैक्स की वैल्यू दे रखी है उसने 30 इंटू पाई डी क्यूब। डी कितना दे रखा है 20 mm, तो क्या हो जाएगा 20 mm 20 क्यूब। तो इसको 3 बार लिख सकते हैं, वैसे तो कैलकुलेटर भी है लेकिन मुझको लग रहा है कैलकुलेशन ऐसे ही हो जाएगा, डिवाइड बाई 16। तो 2, 2, 4 और 2, 8 से इसको कैंसिल करूंगा 2 आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करूंगा आ जाएगा 15। तो ये आ गया 15 पाई और यहाँ पर क्या बचेगा 1230 इंटू 10 टू द पावर 3 आ जाएगा। किस में सॉल्व करा है सब कुछ, न्यूटन इंटू mm में। तो आंसर क्या हो गया 15000 पाई न्यूटन इंटू mm। तो ये वो क्वेश्चन थे जो इस बार के पेपर में आए। आई होप कि जिस स्टूडेंट ने पेपर दिया है उनके तो सारे क्वेश्चन सही सॉल्व हुए होंगे। बस आप इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन रेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि पॉइंट लोड पूछा गया है। और आप में से जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में एसएससी जेईई का एग्जाम देने वाले हैं, मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक आइडिया लगना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और आप में से जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैंने क्लास में ये सब्जेक्ट पढ़ाया है, जिसने भी ये क्वेश्चन देखे हैं स्टूडेंट ने, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना क्या इस तरीके का डिस्कशन हमने क्लास में किया है या आपको कुछ सरप्राइजिंग, कुछ अलग देखने को मिला है एग्जाम में, या हम ये सब चीजें क्लास में डिस्कशन किए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किए हैं। ओके, तो ये आपका सोम के क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग पर इसी तरीके से बने रहिए, क्योंकि 1 बाय 1 आपको सभी सब्जेक्ट का बहुत जल्दी सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, thank you everyone. If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.